हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम जो करने वाले हैं वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मीन्स CCE। CCE मीन्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। आज हम इसके मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप कोई भी टेट एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं वंदना स्टडी क्लासेस से, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, बच्चों को भाषा प्रयोग में निपुण बनाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना या बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। देखिए, किसी भी मूल्यांकन का निहितार्थ अर्थ मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन परीक्षाएं ली जाएं, और किसी भी मूल्यांकन का या सतत मूल्यांकन का केवल भाषा के प्रयोग या भाषा प्रयोग के अवलोकन से भी कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। सतत मूल्यांकन का यही अर्थ होता है कि बच्चों में जो परीक्षा को लेके भय बना रहता है उसको समाप्त किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बालकों की कमियां जानना, यह जानना कि बालकों ने कितना सीखा है और बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो भाषा में उद्देश्य है या किसी भी क्षेत्र में जो इसका उद्देश्य है वह यही होता है कि यह देखा जाए कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण में सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा गलत है। देखिए, गलत पूछा गया है इसमें कि सतत और समग्र मूल्यांकन में के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला, यह वर्ष में एक बार ही होता है, यह वर्ष पर्यंत चलता है, संकलनात्मक मूल्यांकन है और यह रचनात्मक मूल्यांकन है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में देखिए, यह रचनात्मक यह भी सही है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है यह भी सही है, और यह वर्ष पर्यंत चलता रहता है यह भी सही है। लेकिन यह वर्ष में एक बार ही होता है ये गलत है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान के शिक्षण में पूछा गया है। अगर यहाँ विज्ञान की जगह कोई और विषय के विषय में भी पूछा जाता है, जैसे गणित हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो उसके विषय में भी आंसर क्या होना चाहिए था, अधिगम का विस्तार, उपचारात्मक, निदानात्मक या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के कि अधिगम का विस्तार किया जाए, मतलब बच्चे को सिखाया जाए, उपचारात्मक और निदानात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तो और सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है, मूल्यांकन के उपकरण है मौखिक प्रश्न, साक्षात्कार, प्रयोगात्मक परीक्षा या उपरोक्त सभी। देखिए, मौखिक प्रश्न, साक्षात्कार और प्रयोगात्मक परीक्षा ये सभी इसके उपकरण हैं। मौखिक प्रश्न और प्रयोगात्मक परीक्षा इसके परिमाणात्मक उपकरण है और साक्षात्कार इसका गुणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छठे नंबर का प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। व्यापक शब्द का अभिप्राय पूछा गया है। संज्ञानात्मक होता है, सह संज्ञानात्मक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, और विस्तृत सिर्फ संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं होता। मतलब बच्चे को जो है ज्ञान दिया जाए वो सिर्फ संज्ञानात्मक नहीं बल्कि सह संज्ञानात्मक भी होता है। मतलब शिक्षा के विद्यालय में
शिक्षा के अलावा जो अन्य गतिविधियां होती हैं वह भी व्यापक के क्षेत्र में आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त होने वाला है। सत्र की समाप्ति पर पूछा गया है कि जब सत्र समाप्त होता है तो जब मूल्यांकन होता है, जो परीक्षाएं होती हैं, वो किसका भाग है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, नियोजनात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक मूल्यांकन। तो सत्र की समाप्ति पर जो होता है, ध्यान रखिएगा, संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन को ही योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इसकी जगह योगात्मक भी हो सकता था। इनके हिंदी में कई नाम है, तो आप इसके इंग्लिश में एक एक नाम लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि इसमें एग्ज़ाम टाइम में इजी रहता है। संकलनात्मक या योगात्मक को इंग्लिश में कहेंगे समेटिव, और इसी तरह निर्माणात्मक या रचनात्मक आए तो वो होता है फॉर्मेटिव। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 2009 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में? तो सभी जानते हैं ये किया गया था 2009 में। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसकी नोडल एजेंसी से लिया गया है? तो ये लिया गया है CBSE पे। ध्यान रखिएगा, CBSE के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेखन का कौशल अगर किसी का चेक करना हो तो मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या लिखना, श्रुतलेख, अनुभव लेखन या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सबसे लेखन कौशल का मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका होता है अनुभव लेखन। मतलब बालक द्वारा या व्यक्ति द्वारा अपने अनुभवों को लिखकर लेखन करना। फिर है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। किसी परीक्षण की अगर विश्वसनीयता जितनी अधिक है तो उसकी वैधता कैसी होगी? सामान्य होगी, निम्नतम होगी, अधिकतम होगी या बराबर होगी? तो सही आंसर हो जाएगा उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम होगी। विश्वसनीयता जितनी ज़्यादा होगी, वैधता उतनी अधिक होगी। अगला प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए लिखित एवं मौखिक परीक्षा में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षाओं द्वारा या गृह परीक्षण द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। इन्होंने पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक टेक्निक पूछी है, विधि पूछी है। तो ये देखिए सत्र मूल्यांकन होता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, लेकिन ये सीधे इसकी विधि नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इकाई मूल्यांकन नहीं होता, अर्धवार्षिक मूल्यांकन आता है, ये भी सत्र मूल्यांकन की तरह ही आता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। निदानात्मक मूल्यांकन जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। निर्माणात्मक मूल्यांकन में फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इसका उद्देश्य है ग्रेड्स प्रदान करना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना और विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो सही उद्देश्य इसका होता है बालकों की, यहाँ बालकों की मिसप्रिंट है, बालकों की प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है गुणात्मक, परिणात्मक, निदानात्मक एवं प्रोक्त सभी। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी होता है, गुणात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, परिणात्मक भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूछा गया है, कौन सा कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न,
परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आकलन का कार्य नहीं पूछा है तो योग्यता, विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर पदोन्नत करने पर। तो ये जो इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसका मुख्य रूप से बल देता है, ये देता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर। मतलब बच्चे के सुधार के लिए लगातार निरंतर जो है बच्चे को शिक्षा दी जाए, अधिगम किया जाए उसको, और उसका साथ ही साथ उसका जो है उसका परीक्षण उसका लेना चाहिए। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कथन किसका है? ये एक परिभाषा दी हुई है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। तो ये किसका कथन है? एमपी मुफात का, जेएल मोरेनो का, जेम्स एमली का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो कथन है ये है एमपी मुफात का। 18 नंबर का प्रश्न है, भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया अधिक उपयोगी है? भावात्मक और मनोशारीरिक, देखिए इसमें मनोशारीरिक मतलब जो शरीर से काम करता है बच्चा, और भावात्मक उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, इनके दोनों सभी पक्षों के मापन हेतु कौन सी प्रक्रिया है? मापन है, मूल्यांकन है, जांच है या परीक्षण है? तो सही आंसर हो जाएगा ये है मूल्यांकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक मतलब त्रिकोण के रूप में इस तरीके से इसके प्रदर्शित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? बीएस ब्लूम, पेस्टोलॉजी, टीपी नन या गाल्टन? तो ये किया गया था बीएस ब्लूम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में बीएस ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन के उपागम किसने दिए हैं? तो ये भी किसने दिए हैं? बीएस ब्लूम ने ही दिए हैं। अगला प्रश्न है 20, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए ये मूल्यांकन का त्रिकोण है, इसमें पूछा है कि कौन सा इसका भाग नहीं है। 3 भाग हैं इसके, एक भाग नहीं है। तो पहला होता है इसमें शैक्षिक उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, फिर होता है इसमें, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो पहला होता है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है मूल्यांकन। इसमें अधिगम शिक्षण अनुभव नहीं होता है। 3 उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के, त्रिकोण के 3 पार्ट होते हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्य, मतलब कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी बच्चा किसी क्लास में प्रवेश लेता है और शिक्षक उसे पढ़ाना शुरू करता है, तो पहले शिक्षा के मतलब ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को इस कक्षा में या इस महीने में या इस वर्ष में क्या क्या सिखाना है उसको। उसके बाद अधिगम अनुभव, अधिगम कराया जाता है बच्चे को, और फिर लास्ट में अंत में क्या कराया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, भाग नहीं है, तो शिक्षण अनुभव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? इसमें गणित विषय के बारे में पूछा है, लेकिन अगर इसकी जगह गणित की जगह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी और सब्जेक्ट होता, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अगर यह पूछा जाता कि उसमें अधिक निर्योग्यता जो वाले बच्चे हैं उनका आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? ऑप्शन है इसमें निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है उन बच्चों का आकलन? तो ये किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब है कि पहले देखा जाता है कि बच्चा, अगर एक बच्चा अधिक निर्योग्य बच्चा है और पढ़ाई में किसी विषय में
वो पीछे चल रहा है, तो सबसे पहले ये जाना जाता है कि वो पीछे क्यों चल रहा है, उसका रीज़न पता किया जाता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अधिगम कराया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। जैसे कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको दवाई दे देगा। डॉक्टर पहले आपसे पूछता है कि मतलब बीमारी क्या है, उसका पता लगाता है, उसका रीज़न जानता है, और जब कुछ जान लेता है उसके बाद वो उसका इलाज करना शुरू करता है। इसी तरह होता है शिक्षा में अधिक निर्योग्य बालकों के साथ, कि पहले शिक्षक के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आखिर बच्चे में पिछड़ेपन का कारण क्या है। उस कारण को ही बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन के जो उपागम होते हैं, अभी मैंने बताया 3 त्रिकोण के रूप में होते हैं, जैसे BS ब्लूम ने दिए थे मूल्यांकन उपागम। उसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है? शिक्षण बिंदु को, शिक्षण उद्देश्यों को, प्रस्तुतिकरण को, या उपरोक्त सभी को। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है मूल्यांकन के उपागम में, वो शिक्षण उद्देश्यों को। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ। ये ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियाँ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये? कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण करने की विधि है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो देखिए, ग्रेडिंग, कोडिंग या अंकन या क्रेडिट संचय प्रणालियाँ जो होती हैं, ये है अधिगमकर्ता, मतलब लर्नर, जो बच्चा सीख रहा है, उन बच्चों की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, मतलब जो कितने मार्क्स लाया है, जो सीख रहा है, उसने सीखा है बच्चे ने, कितने अंक प्राप्त किए हैं, उनकी गणना करने की विधियाँ होती हैं ये ग्रेडिंग, कोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान के लिए किया जाता है कहलाता है मानक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुदेशन के दौरान मतलब परीक्षण जो मतलब अनुदेश दे रहा है शिक्षक, उसके दौरान अगर कुछ बना रहा है तो वो कहलाएगा रचनात्मक। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, कोई भी व्यक्ति या बालक उस किसी काम को करते समय, अगर मतलब किसी काम को टीचर अगर पढ़ाते समय उस चीज़ का परीक्षण ले रहा है या उसके दौरान ले रहा है, तो वो हमेशा किस में आएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक एवेल्युएशन। और उस काम को पूरा कराने के बाद अगर अंत में पूछा जाएगा आपसे, अंत में या सत्र के अंत में इस तरह पूछा जाए, तो वो कहलाएगा योगात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक। प्रश्न नंबर 25 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है इसमें। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, तो ये सही है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रवृत्तियां उपयोगी हैं, तो यह भी सही है, क्योंकि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। इसमें विद्यालय के सभी पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं, तो यह भी सही है। और इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया है, जबकि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि कौन सा असत्य है, तो यह इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण होते हैं कौन सी विशेषता नहीं होती? वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, और वस्तुनिष्ठता। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये 3 इसकी विशेषताएं होती हैं, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। मूल्यांकन की विशेषताएं, मापन, आकलन, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। वो मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है उसमें। अगर आप वहाँ से वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इजी टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं। अगला क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए विद्यालयों में उपयोग होने वाली विधियाएं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का जो मूल्यांकन किया जाता है विद्यालयों में, उसमें कौन सी विधियां प्रयोग होती हैं? परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि और उपरोक्त सभी। तो ये भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि 2 विधियां होती हैं ये मूल्यांकन की, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। परिमाणात्मक होती है जो बच्चे के शिक्षण से संबंधित होती है, जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना अधिगम कर रहा है वो। और गुणात्मक होती है बच्चे की पढ़ाई के अलावा बच्चा विद्यालय में और उसकी सहायक गतिविधियों में सह शैक्षिक क्षेत्र होता है, उसमें बच्चा कैसा है, कैसा विकास कर रहा है, इसके बारे में। तो ये दोनों विधियां होती हैं मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, कम समय में अधिक सूचना देना या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो एक प्रभावी शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिस मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है तो वह कौन सा गुण है? मतलब यदि कोई परीक्षण, कोई टेस्ट, मूल्यांकन वही मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, तो ये कौन सा गुण है मूल्यांकन का? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या सहजता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वैधता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम क्रिया को आनंदप्रद बनाना या कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। मतलब शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है, वो बच्चे शिक्षा आनंद के साथ उसको सीखें। ये एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस। अगर आपका वीडियो के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट के साथ और नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूं। चलिए, थैंक यू।